सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है उसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, अर्थात जो आपकी यूनिट सेकंड और थर्ड है उसमें से 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपको बताऊंगा। तो जो सेकंड यूनिट है आपकी वो है एंडोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। और जो थर्ड यूनिट है वो है आपकी कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, रीजन एंड रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको ध्यान ये रखना है कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं मेरे दृष्टिकोण से, तो ये आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, दोनों ही बातें हैं। मतलब आप पूरी तरीके से इन पर डिपेंड मत रहना, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि लैंग्वेज चेंज हो सकती है और प्रश्न ये भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि प्रश्न यही हो, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो। तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है और ये आपको एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपके सिलेबस की स्टडी करने के बाद ही ये प्रश्न मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं। तो मैंने दोनों यहाँ पर जो लैंग्वेज है उनका इस्तेमाल किया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। हिंदी में हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा अंतर हो, तो जो इंग्लिश वाला वर्जन है उसी को आप ठीक से मानिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है अब यूनिट सेकंड का, वो है भारतीय समाज के अध्ययन में एंडोलॉजिकल दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है। और इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं आर्थिक प्रणाली, प्राचीन शास्त्रों और ग्रंथों पर, औद्योगिक विकास और राजनीतिक दल। तो इसका सही आंसर है प्राचीन शास्त्रों और ग्रंथों पर ही आधारित होता है ना। इंग्लिश में अगर आप इसको देखेंगे तो द एंडोलॉजिकल अप्रोच टू इंडियन सोसाइटी मेनली फोकस ऑन इकोनॉमिक सिस्टम, एंशियंट स्क्रिप्चर्स एंड टेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज द एंशियंट स्क्रिप्चर्स एंड टेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है हु इज द कंसिडर्ड ए पायनियर ऑफ द एंडोलॉजिकल अप्रोच इन इंडियन सोशियोलॉजी। सही आंसर है इसका GS घुरिये, अर्थात भारतीय समाजशास्त्र में एंडोलॉजिकल दृष्टिकोण के अग्रणी माने जाते हैं। तो GS घुरिये का नाम इसमें आता है। देखो इस क्वेश्चन का इस तरीके से भी हो सकता है कि भारतीय समाजशास्त्र में एंडोलॉजिकल जो दृष्टिकोण है वो किसने दिया है, या एंडोलॉजिकल के जन्मदाता भारत में कौन माने जाते हैं। एंडोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है उसकी स्थापना भारत में किसने की थी। सो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन लगभग आपको यही होंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ। ऑप्शन है आपके द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पास्ट इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, फ्यूचर ट्रेंड्स एंड साइंटिफिक इन्वेंशन। सो राइट आंसर इज बी, पास्ट इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 4 है द स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी एम्फेसिस। ऑप्शन आपके पास हैं इंडिविजुअल बिहेवियर ओनली, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड देयर रिलेशनशिप, नेचुरल डिजास्टर्स एंड फैशन ट्रेंड्स। सो राइट आंसर इज सेक्शन बी, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर रिलेशनशिप। अर्थात समाजशास्त्र में जो संरचनात्मक दृष्टिकोण जो है वो किस पर जोर देता है। तो सही आंसर है सामाजिक संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों पर। तो पांचवा क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग यूज्ड द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एक्सटेंसिवली। सो द राइट आंसर आल्सो इज इमाइल दुर्खीम। सेकंड ऑप्शन इज द राइट, इमाइल दुर्खीम। अर्थात निम्न में से किसने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का व्यापक उपयोग किया है। सही आंसर आता है इसका इमाइल दुर्खीम। तो क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शनलिज्म व्यूज सोसाइटी एज a system of constant conflict, a structure where every part has a function, anarchic and disordered, a political battlefield. So right answer is B, a structure where every part has a function। अर्थात जो कार्यात्मक दृष्टिकोण है वो समाज को किस रूप में देखता है। सही आंसर है इसका एक संरचना जिसमें हर भाग का एक कार्य होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है द हिस्टोरिकल अप्रोच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन आपके हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, सोशल चेंज ओवर टाइम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली एंड नेचुरल रिसोर्सेज यूज। सो राइट आंसर इज सोशल चेंज ओवर टाइम, अर्थात ऐतिहासिक दृष्टिकोण किसे समझने में मदद करता है, समय के साथ सामाजिक परिवर्तन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज सिटीसाइज्ड फॉर बीइंग टू फोकस्ड ऑन मटेरियल एस्पेक्ट्स, neglecting ancient text, bias towards western ideals and elitist and text centric, अर्थात सही आंसर है इसका डी, एलिटिस्ट एंड टेक्स्ट सेंट्रिक। जो इंडोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, वो उसकी जो आलोचना है वो किस कारण से होती है, आलोचना होती है अभिजात और ग्रंथ केंद्रित होने के कारण। जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ना, वो क्या है, वो अभिजात और ग्रंथ केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज द बेस्ट सुटेड टू स्टडी शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट्स, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी एंड सोशल ऑर्डर, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, आर्ट एंड लिटरेचर। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी एंड सोशल ऑर्डर, अर्थात संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है संस्थागत स्थिरता और सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोसाइटी वाज यूज्ड बाय श्रीनिवास एंड घुरिये, गांधी एंड नेहरू, टैगोर एंड विवेकानंद, अंबेडकर एंड फूले। सो राइट आंसर इज ए, एम.एस. श्रीनिवास एंड जी.एस. घुरिये, अर्थात भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किसने किया, एम.एस. श्रीनिवास और जी.एस. घुरिये ने। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीनिवास और घुरिये, एम.एस. श्रीनिवास और जी.एस. घुरिये इनका पूरा नाम है। अब बात करते हैं जो आपके यूनिट 3 है। 3rd यूनिट में आपको है कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, रीजन एंड रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। तो जो इसके 10 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हैं आपके। पहला क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर बेसिस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। 4 ऑप्शन है आपके, क्लाइमेट, लैंग्वेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड इकोनॉमिक्स। और राइट आंसर इज सेक्शन बी, लैंग्वेज, अर्थात भारत में सांस्कृतिक विविधता का प्रमुख आधार क्या है, भाषा। क्वेश्चन नंबर 2, एथनिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू, फर्स्ट इज differences in weather, diversity in ethnicity, customs and traditions, internet usage patterns and taxation policies. So right answer is diversity in ethnicity, customs and traditions, अर्थात जाति विविधता से तात्पर्य है, सही आंसर है इसका जातीयता, परंपराओं और रीति रिवाजों में विविधता। सो क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 343, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 29। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 29, अर्थात भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषाई विविधता को मान्यता देता है, वो है आपका अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 4, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद अ पॉलिटिकल डिवीजन, रिलीजियस बिलीफ्स एंड सोशल हायरार्की, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, फॉरेन पॉलिसी। सो राइट आंसर इज सेक्शन बी, रिलीजियस बिलीफ्स एंड सोशल हायरार्की, अर्थात भारत में जाति व्यवस्था मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है, धार्मिक विश्वास और सामाजिक पदानुक्रम से, है ना। एक हायरार्की होती है उसमें कि जाति छोटी है, ये जाति बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया। ऑप्शन है आपके मोनोकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल रिलीजियस एंड सेक्ट्स, यूनियन। एक मिनट, कौन से क्वेश्चन पर थे हम अभी, रीजनल डाइवर्सिटी इन इंडिया इज इविडेंट इन सिविलियर। चलिए कौन सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी नहीं है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके, हाँ ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ 5 भी हो गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया? राइट आंसर है इसका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल रिलीजियस इन सेक्ट्स। भारत में धार्मिक विविधता का मुख्य कारण क्या है? विभिन्न धर्मों और संप्रदायों का अस्तित्व, है ना। क्योंकि भारत में आप देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध और यहूदी, ये सब सारे धर्म हमारे यहाँ पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, रीजनल डाइवर्सिटी इन इंडिया इज एविडेंट इन सिमिलर क्यूजाइन एवरीवेयर, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड्स, डिफरेंसेस इन फेस्टिवल्स, लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल एंड वन नेशनल लैंग्वेज। सो राइट आंसर इज सेक्शन सी, डिफरेंसेस इन द फेस्टिवल, लैंग्वेजेस एंड लाइफ स्टाइल। अर्थात भारत में जो क्षेत्रीय विविधता है वो किससे स्पष्ट होती है? त्योहारों से, भाषाओं से और जीवन शैली में जो भिन्नता है उससे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कमीशन एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पेक्टिंग कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया? अर्थात भारत में सांस्कृतिक विविधता के सम्मान की आवश्यकता पर किस आयोग ने बल दिया? राइट आंसर है इसका सेक्शन ए, खंड ए, सरकारी आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ में, व्हाट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी? ऑप्शन आपके सोशल डिसइंटीग्रेशन, रीजनल टेंशन, इनरिचमेंट ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक रिसेशन। आंसर है इसका सी, इनरिचमेंट ऑफ सोसाइटी। अर्थात सांस्कृतिक विविधता का एक सकारात्मक प्रभाव क्या है? सकारात्मक प्रभाव है इसका समाज का समृद्धिकरण। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स? अर्थात भारत में विविधता में एकता किस बात को दर्शाता है? संघर्ष की अनुपस्थिति, पूर्ण एकरूपता, विभिन्न समूहों का सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व या एक संस्कृति का वर्चस्व। सही आंसर है इसका सेक्शन सी, विभिन्न समूहों का सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व। क्योंकि हमारे यहाँ पर कई सारे धर्म, कई सारी जातियाँ, कई सारे संप्रदाय रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी भारतीय हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 10 है, द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया सपोर्ट्स? आपके ऑप्शन है वन रिलीजन स्टेट, थियोक्रेसी, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स, वैन ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अर्थात भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा किसका समर्थन करती है? सही आंसर है इसका सी, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स। अर्थात सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। आप देखेंगे भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और वो भारत में रहने वाले सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। तो इसको आप देखेंगे ना, तो इस तरीके से आपके ये कितने क्वेश्चन हो गए? आपके 20 क्वेश्चन हो गए। और मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे आने वाली जो मेरी क्लासेस होंगी उसमें मैं बाकी जो बचे हुए हैं आपके जो यूनिट आपकी बची हैं 4, 5, 6, 7 और 8, उन सभी यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दूँगा। इसके साथ ही BA का जो 4th सेमेस्टर है और 6th सेमेस्टर है उनके विद्यार्थियों को भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्द मैं आपको देने वाला हूँ। तो चैनल पर जुड़े रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जुड़ने के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। वीडियो जो पसंद आए तो आप उसको लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।